Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. भाई मैथ में किसी क्वेश्चन में डाउट है which is not clarified yet? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, I wanted to ask कि जो आज हमारा schedule है, will that be continued for like आगे वाले weeks also? बेटा आगे वाले वीक्स में इनफैक्ट आई वांटेड टू डिस्कस है ना. नेक्स्ट सैटरडे को मॉर्निंग में हम क्लासेस रखें. आई वांट टू कीप सर सैटरडे इवनिंग में ठीक मॉर्निंग. है. इट्स लाइक फुल सैटरडे. So, सर इवनिंग में इस टाइम पे ठीक है सर. सर इवनिंग में इस टाइम पे ठीक है. Yes, sir. नहीं फिर खाली इस टाइम पे नहीं हम रखेंगे. फिर उसको लाइक समथिंग लाइक 3:30 to 10. ओके सर. ठीक है. क्या सर? सर सुबह का टाइम पे रख लो, अगर ऐसे रख हाँ लो. सुबह रख लो, मेरे को कोई इशू नहीं है. सर इवनिंग में ही रख लो सर. Yes, Evening में. रख लो. सर सुबह रख लो सर. सर सैटरडे को सुबह रख लो, संडे को शाम को रख लो. सर संडे को मॉर्निंग में रख दो, सैटरडे इवनिंग. संडे को मॉर्निंग सर. संडे मॉर्निंग ठीक है सबको. यस सर. ठीक है बस फिर सैटरडे इवनिंग एंड संडे मॉर्निंग. ठीक है. yes, sir. फॉर द मंथ ऑफ फुल मंथ ऑफ अगस्त. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर मेरे को एक बात पूछनी थी सर. मेरा ना पेपर मैथ का कभी कंप्लीट नहीं होता ढंग से. अच्छा तो क्या मेरे को मतलब क्या प्रैक्टिस करूं, किस चीज में क्या करना चाहिए? आपका स्कोर कितना आया है? सर मेरे तो 58 आए हैं, बट मैंने आज 25 क्वेश्चंस 2 मिनट्स में मतलब कुछ भी कर दिए थे, इसलिए भी वो दिक्कत है. ओके. तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली और अप्रोच में जो है ना थोड़ा इशू है, स्पेशली मैथ्स वाले क्वेश्चन में ना. यस आप सर. पहले मैथ के आप अटेम्प्ट करें, मैथ वाले जल्दी हो जाते हैं है ना. Yes. उसके बाद आप पजल वाला क्वेश्चन करें एंड देन यू कम टू मैथ्स क्वेश्चन. सर मेरे को भी टाइम बहुत कम लगा. आप क्या कह रहे हैं, आपको टाइम कम लगा? यस सर. मतलब यू नीडेड मोर टाइम टू कंप्लीट द पेपर. यस सर. ओके. तो दैट इज व्हाट रियलिटी इज गोइंग टू बी है ना. जो पेपर है वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं. दे आर इंटरेस्टेड कि आप उन क्वेश्चंस को कितना फास्ट कर पा रहे हैं. ठीक है. तो वो जो फास्ट वाली चीज है वो थोड़ा सा विल हैव टू इनकलकेट. we'll learn few tricks but otherwise practice is the key. तो second part is कि NTSC स्टेज 1 में मैथ और सेट का पेपर साथ में आता है. तो यूजुअली सेट जो है स्टूडेंट्स दे कंप्लीट इट इन 1 hour 45 minutes है ना, and 2 hours 15 minutes that they take it for math. or in fact actually it is something like 1.5 hour they take for set, 2 hours 15 minutes for math and 15 minutes for filling up of OMR sheets है ना. 200 आंसर्स फिल अप करने हैं आपको. तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट करनी है. समय का अगर आपके 25 क्वेश्चन लीव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है ना स्टॉपर्स पे अटक रहे हैं. ठीक है. तो डोंट एम कि मुझे 100% करेक्ट करना है. आप समझ रहे हैं, मुझे 100% पेपर करना है उसको एम ना करें. एम इट कि मुझे 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं. तो व्हाइल यू आर डूइंग इट सीट, अगर क्वेश्चन कोई बहुत लेंदी सा क्वेश्चन ही लेंदी है छोड़ दो उसको उस टाइम में. या फिर कुछ क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा है कि हो तो जाएगा बट इट विल टेक लॉट ऑफ कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व है ना. सो सर्कल इट कि आई विल अटेम्प्ट इट लेटर ऑन. सो एम फॉर 90 क्वेश्चंस है ना, डोंट एम फॉर 100. 100 पे एम करोगे तो 75-80 होंगे और 90 पे एम करोगे तो 90 होंगे आपके. टॉपर्स को पहचानो, उन पे अटको मत. ओके सर. Excuse me, sir. हाँ जी. So last thing I wanted to give a suggestion about the OMR circle.
Sir, हाँ, actually, I actually attended the MBBB paper. So the OMR was not this absolute circle, but it was like a pen stopping oval. So it took a lot time to fill that up. So sir, maybe can you change your OMR to that one so that we can practice on it? जो MBPP की OMR थी वो क्या कह रहे हैं आप, वो थोड़ा सा बड़े सर्कल थे उसमें। No sir, actually आपने absolute circle दे रखे हैं ना सर, वो हाँ, ovals थे, horizontally oval थे वो। हॉरिजॉन्टल ओवल थे, ओके। Yes sir. So sir, उसमें actually पेन बार बार रोक के फिर हमें करना पड़ा था फिर। तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, उसमें ना देखो, पहला तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओवल वाली ही OMR होती है ना। एंड सेकंड इज पेन रोक के करना पड़ा, वो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग जो है OMR का देखो, एक्चुअल जो वर्किंग स्टेटस होता है ना OMR का, उसमें आपको जो मशीन होती है ना, मशीन में आपको डाटा फीड करना होता है। तो उस डाटा में जो है ना, दे फीड अप की भाई अगर सर्कल जो है वो 60% से कम फिलअप है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा कि ये पार्ट है, ठीक है। और अगर सर्कल के बाहर जो है ना, इफ मतलब आपका पेन ऊपर नीचे चला गया तो उसमें कोई इतना इश्यू नहीं आता है, बट सर्कल अगर उतने परसेंट से कम फिलअप है तो वो काउंट नहीं करेगा। और दूसरे सर्कल में अगर वो 20% फिलअप है तो इट विल काउंट एज इफ कि 2 भरे में आपने सर्कल। आप समझ गए, पहला सर्कल आपने इतना भर दिया ऐसे करके, तो वो परसेंटेज जो वो देखता है कि कितना परसेंटेज फिल्ड अप है। तो इट अगर उसके हिसाब से 61% है तो वो उसको जो है करेक्ट वाले को वो मान लेगा। और यहाँ पर अगर वो 20% फाइंड कर रहे हैं कि किसी और सर्कल में भी 20% फिल्ड अप है, तो वो उसको भी फिर करेक्ट लेके फिर उसको दोनों को रॉन्ग कर देता है ना। तो आपको पेन जो है वो 1 mm टिप का पेन होता है, ब्लैक पेन, वो यूज करें तो जल्दी भरा जाएगा, है ना। सर्कल जो है वो इट विल फिल अप फास्ट। एंड माय सजेशन इज कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम OMR फिलिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो प्रेजेंटली आप लोग जो है, इफ यू वांट यू कैन यूज अ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ब्लैक मार्कर, है ना। व्हाइट बोर्ड का ब्लैक मार्कर लेंगे तो उसकी जो टिप है वो टिप को आप ऐसे टच करेंगे तो वो उतना एरिया अपने आप ऐसे ही भर जाएगा, टक 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 करके फास्ट फास्ट भर जाएगा। तो अभी तो प्रेजेंटली वी आर एमिंग कि आप लोग 2 hours 15 minutes में पेपर कंप्लीट करें, और उसकी प्रैक्टिस होगी 1 month। उसके बाद जो है देन विल स्क्वीज टाइम फर्दर, है ना। और मनोल इज डूइंग एक्सीलेंट, है ना, हर टेस्ट में ही इज डूइंग रियली गुड। तो इफ ही कैन डू देन वी कैन डू, है ना। भाई वो ही इज नॉट फ्रॉम सम अदर प्लेनेट ना, वो इसी प्लेनेट से ही है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड 3 महीने तो बेटा बहुत हार्ड वर्क है ना। हम सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और सब कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। 9th की साइंस भी रिवाइज करनी है, Okay sir. ठीक है। किसी ने बोला प्रॉफिट परसेंटेज, AMA, टाइम वर्क, इनसे रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे, ठीक है। सैटरडे को लेट नाइट करेंगे, संडे को मॉर्निंग में शुरू करेंगे और ये तीनों टॉपिक खत्म करेंगे, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। सर एक और लगाने वर्क एंड टाइम वाला। टाइम वर्क है ना, तो यस प्रॉफिट परसेंटेज, AMA, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी ने क्वेश्चन नंबर 11 भेजा है, रेशियो ऑफ ANB अर्निंग। रेशियो भी, हाँ जी, रेशियो भी, रेशियो में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। भाई रेशियो ऑफ ANB अर्निंग्स आर दिस, व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ANB गिवन दैट A सेव्स मोर देन B। A जो है वो B से ज्यादा सेव कर रहा है, और रेशियो ऑफ अर्निंग्स आर दिस, व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस, है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इस चीज को आप एक बार, मैं आपको इसका जो है ना बेसिक बताता हूँ, बेसिक क्या है, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा ना बेटा व्हाट इज 1 minute, देखो, इफ आई एम सेइंग अगर किसी रेशो में से, ठीक है, किसी रेशो में से आप बड़ी रेशो माइनस करते हैं, और वो जो बड़ी रेशो है वो
मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस करते हैं तो ओवरऑल रेशियो विल रिड्यूस। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2/3 में से मुझे पता करना है कि भाई 2/3 बड़ा है या फिर 3/4 बड़ा है ना, मुझे पता ही नहीं है कौन सा बड़ा है। सो आप इस चीज को समझे कि अगर मैं 3/4 में से मान लो अगर मैं एक बड़ी रेशो माइनस करता हूं, है ना, मैंने किया -1 एंड -1, 1/1 इज बिगर देन 3/4। तो अगर एक छोटी रेशो में से बड़ी रेशो में माइनस कर रहा हूं, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, देन द ओवरऑल रेशो विल ऑलवेज रिड्यूस। रेशो हमेशा रिड्यूस होगी। अगर मुझे पता करना है 2/3 और 3/4 में कौन सी रेशो बड़ी है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2/3 ये माइनस करूंगा, यहां पर मैं बोल रहा हूं 3 - 2 एंड 4 - 3। ये समझ में आ रहा है मैं माइनस क्या कर रहा हूँ? 3/4 में 2/3 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, और ये मेरे पास जो आया ये मेरे पास आ गया 1/1। ठीक है, तो 2/3 बड़ा है या 1/1 बड़ा है? सर 1/1। यहाँ पर बहुत क्लियर है ना, दिस इज वेरी वेरी क्लियर, 1/1 इज बिगर, सो दिस इज बिगर एंड हेंस दिस इज बिगर। अगर आप बड़ी रेशो में से छोटी माइनस करेंगे तो बड़ी रेशो और बड़ी हो जाएगी, और छोटी में से अगर बड़ी रेशो माइनस कर रहे हैं तो वो और छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे सर। पता सर करना हम है, एलसीएम भी तो ले सकते हैं। ना सुन तो लो भाई, मुझे पता करना है 173/187 एंड 167/182, कौन सी रेशो बड़ी है? अब मुझे पता ही नहीं है कौन सी रेशो बड़ी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, 6/5 आ गया, और ये कितना है 167/182। क्या आपको पता है कौन सा बड़ा है? 6/5। 6/5, दिस इज बिगर, देयरफॉर दिस इज बिगर। ये बात अब क्लियर हो रही है आपको? यस सर। सर थोड़े से नहीं समझ आया। थोड़ा सा नहीं आया, फिर से ले लेते हैं। आपको अगर पता करना है कौन सी रेशो बड़ी है, फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन, लेट्स से कि 16/17 बड़ा है या फिर 15/16 बड़ा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस करो, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करो। 16 - 15, 17 - 16। नाउ कंपेयर द रिजल्ट्स। आपको अब इनको कंपेयर करना है। क्या आप कंपेयर कर पा रहे हैं कौन सा बड़ा है? बताओ भाई, 1/1 बड़ा है या 15/16? 1/1 बड़ा है, 1/1। therefore this is bigger। 1/1 बड़ा। ठीक है, अब समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई एक हस्बैंड और वाइफ हैं, उनकी एज की रेशियोज जो है ना, दो लोग हैं, उनकी एज की रेशियोज जो है दैट इज 15/17, ठीक है, या फिर 5/7 है। हस्बैंड वाइफ की एज की रेशो 5/7 है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशो 10 ईयर फ्रॉम हेंस। अब से 10 साल के बाद जो है उनकी कौन सी रेशो नहीं हो सकती? ठीक है, तो 10 साल के बाद की अगर हम बात करेंगे, सो दिस इज समथिंग लाइक, अगर मैं बात करूं तो दिस इज 5K/7K इनकी एज हो गई। 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर +10 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं +10 जो ऐड कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 10/10 जो है वो बड़ी है या 5/7 बड़ा था? 10/10। 10/10। 10/10 इज अ बिगर थिंग, है ना। अगर 10/10 इज अ बिगर थिंग, अगर आप कोई बिगर रेशियो ऐड करते हैं तो गिवन रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप आंसर में देखेंगे जो आंसर आपका 5/7 से बड़ा है दैट इज द पॉसिबल आंसर। 5/7 से जो छोटे आंसर होंगे दोज आर नॉट पॉसिबल। ओके सर। ठीक है जी, थोड़ा अभी भी क्लैरिटी नहीं है शायद, है ना।
देखो अगर आप वैसे सिंपल कोई रेशियो अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन लेट्स से 23/17 एंड 81/67, क्या आप देखते ही बता सकते हैं कौन सी रेशियो बड़ी है ना? नहीं बता सकते ना देखते ही कि भाई हाँ ये रेशियो बड़ी है ना, 62 ले लेते हैं। अब आप क्या करो, 81 में से माइनस करो, है ना, कितना माइनस करोगे? 23, और 62 से 23 17, है ना, कितना है आपके पास? दिस इज कमिंग एज 58 अपॉन 45, ठीक है। मुझे तो अभी भी नहीं पता चल रहा, तो फिर माइनस करो, 23 माइनस करो, यहाँ से 17 माइनस करो, कितना आ गया आपके पास? दिस इज 35 अपॉन 18, अभी भी नहीं पता चल रहा ना, फिर माइनस करो, yes ठीक है, दिस इज 28 सॉरी, ठीक है, फिर से माइनस करो, तो 23 एंड 17 माइनस करेंगे, कितना है आपके पास? दिस इज 12 अपॉन 11, 7 और ये है 23/17, है ना। अभी भी नहीं पता चल रहा मुझे, मैथ्स कमजोर है मेरी, तो अब मैं इसको माइनस करूंगा, 23 में से 12 गए, कितना हुआ? 11 11/6, और ये है 12/11, है ना। अभी भी नहीं पता चल रहा, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, 1 मतलब जो गैप है ना वो गैप बढ़ता जाएगा, एंड दैट गैप यू विल गेट, जो छोटी रेशियो है वो छोटी होती जाएगी। देखो इन, अगर ये छोटी रेशियो है, ये अगर छोटी रेशियो है, ये बड़ी रेशियो है, ठीक है, तो जब भी मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये और छोटी हो जाएगी, और जब बड़ी रेशियो में से छोटी माइनस कर रहा हूँ ये और बड़ी होती जाएगी, और एक टाइम में इनके बीच में गैप इतना हो जाएगा कि वो ऑब्वियस हो जाएगा कि विच वन इज बिगर, है ना। आप वापस माइनस कर रहे हैं तो दिस इज बिकमिंग 1/5 एंड दिस इज 11/6, है ना। अभी भी पता नहीं चल रहा विच वन इज बिगर, तो वापस सब्ट्रैक्ट करें, 11 में से 1 गया 10, 6 में से 5 गया 1, तो 10/1 एंड 1/5, है ना। नाउ दिस इज ऑब्वियस, ऑब्वियस के सेंस में है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो दिस यूनिट हैज टू बी स्मॉलर। अब क्लियर है बेटा? फ्रैक्शंस, दिस थिंग इज देयर कि आप बड़े में से छोटी रेशियो अगर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम मोर बिग, सॉरी दैट विल बिकम स्मॉलर, और बड़ी रेशियो माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम बिगर, ओके सर। ठीक है। सर छोटी छोटी रेशियो Small बड़ी से, में से माइनस करेंगे तो बड़ी होगी, छोटी अगर बड़ी में से छोटी रेशियो माइनस करेंगे हम तो वो रेशियो और बड़ी हो जाएगी, और छोटी में से अगर हम बड़ी रेशियो माइनस करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। तो ठीक है तो सर। सर तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा है? भाई इसमें आपका 10/1 इज बिगर, so this thing is bigger, ओके ठीक है। सर वो तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए मैम से, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे डाउट भेजें, आई विल डिस्कस इट अगेन। 85 to 89. 85 to 89, okay, the 16th question but 16th question, a rhombus has सर one of its diagonals 60% of the other, the square is drawn using the longer diagonal as side, what will be the ratio of the area of square to the rhombus? So rhombus has one of its diagonal 60% of the other, तो rhombus का बेटा एक डायगोनल जो है वो आप 10 मान लो, तो दूसरा डायगोनल कितना हो गया? 6 हो गया, 6 है ना। A square is drawn using one of the longer diagonal as sides, तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 10 into 6, so that is 5 into 6 is 30 centimeter square. अब a square is drawn using longer diagonal, बड़े डायगोनल को यूज करके अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो उसका एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ d1 into d2, that is 50 centimeter square. What is the ratio of square to that of rhombus? Square to the rhombus will be 5:3, ओके सर ठीक सर है। वो हाफ क्यों आया? तो वो 10 into 10 होना चाहिए ना। क्यों? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? हाफ d1 into d2,
लेकिन वो तो सर वो स्क्वायर अच्छा वो डायगोनल से बनाया, हाँ सॉरी Yes. है ना. So this will be 10 into this is 100 and the ratio will be 10:3. सर 15th क्वेश्चन भी डिस्कस कर दीजिए. 15th. If Sir, in a race A beats B by 1 meter or 1 second, find the length of race if A completes the race in 10 seconds. तो भैया आपकी ये बेटा ये रेस है ना. तो ये रेस जो है वो A ने तो 10 सेकंड में कंप्लीट कर ली, A तो यहाँ पहुंच गया 10 सेकंड में, B यहाँ कितने सेकंड में पहुंचेगा बताओ. 9. देखो A beats B 11 सेकंड, तो यहाँ पहुंचेगा 11 सेकंड में, है ना. जब A ने 10 सेकंड में रेस कंप्लीट की तो B कहाँ पर था, B 1 मीटर पीछे था, क्योंकि A जो है वो 1 मीटर से जीतता है या 1 सेकंड से जीतता है ना. तो अगर हम B को देखें तो B ने ये वाला 1 मीटर 1 सेकंड में कंप्लीट किया है और पूरी रेस जो है वो B 11 सेकंड में कर रहा है. तो B ने पूरी रेस 11 में की है, तो पूरी जो लेंथ है रेस की दैट विल बी 11 मीटर्स. इसमें मैम कह रही थी कि 10 मीटर है. नहीं हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो हमसे. एनी अदर. Sir, 23. ले लीजिए. 20th. एक मिनट है ना. 20th क्वेश्चन समझ saying if the salary of an employee is first increased by 20%, अगर 20% increase हुआ है that means the salary has become 1.2 times and then decreased by 12%. Decreased by 12% means 0.88. then what is the change, percentage change in the salary? तो 1.2 को आप जो है 0.88 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना. so this is 16,172 and 88, so this becomes your 2 Sir, 100 5.6 है ना. तो 100 and this becomes 1.052 times 56 times sorry. ठीक है. तो जो आपका सैलरी है वो 1.056 टाइम्स हो गई है, तो दैट मीन्स 5.6% इंक्रीज इज देयर. ठीक है. यहाँ पे चेन होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपको ये ध्यान रखना है 20% इंक्रीज का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू हैज बिकम 1.2 टाइम्स एंड 12% डिक्रीज का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू हैज बिकम 0.88 टाइम्स, है ना. उसको डेसिमल में लेके करोगे फटाक से सॉल्व हो जाएगा वो. क्वेश्चन नंबर 4, 23, 27. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड h. तो बेटा इसमें तो आप ओके पहले तो एक नॉर्मल वे से देख लेते हैं, है ना. अगर हम बात करेंगे तो दिस h इंटू सी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, this is equals to half of length into breadth a into b, है ना. तो आपका h कितना आ गया, h is coming as ab by c. तो ये तो आ गया आपका आंसर. इसमें क्या इश्यू था भाई, मैंने सिर्फ एरिया को कंपेयर किया है. Sir, half into h is equal to half a into b. बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेस इंटू हाइट, ये मानते हो. Yes, sir. लेकिन अगर मैंने इसको बेस लिया तो ये हाइट हो गई मेरी. Okay, sir. ठीक है ना. Yes, sir. Sir, 23 देख लो. हाँ जी एक मिनट. क्वेश्चन 7. 7. Which of the following will yield maximum discount on 6896? ठीक है. तो बेटा डिस्काउंट में ना आप समझो इस चीज को कि अगर कोई आपको दे रहा है 60% डिस्काउंट और कोई आपको दे रहा है 30% प्लस 30% डिस्काउंट, बोथ द थिंग्स आर नॉट सेम. ठीक है. अगर आपने डिस्काउंट को ब्रेक कर दिया है तो जो आपका
आउटपुट आएगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पर आपने मतलब 60% डिस्काउंट का मतलब है यू हैव मेड इट 0.4 टाइम्स, है ना। ये डिस्काउंट जो है वो हमेशा बड़ा होगा। डिस्काउंट को जब आप तोड़ देते हैं तो वो डिस्काउंट जो है वो छोटा होता चला जाता है। जितना तोड़ेंगे डिस्काउंट उतना छोटा हो जाएगा, और जितना इक्वालिटी में तोड़ेंगे वो उतना और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कौन सा डिस्काउंट बड़ा है, 60% इज बिगेस्ट, उसके बाद इज 50% प्लस 10%, है ना, ये कम हो गया हमारा। एंड इफ आई एम सेइंग 40% प्लस 20%, ये और कम हो गया है। 30% प्लस 30%, ये और कम हो गया डिस्काउंट। एंड 20% प्लस 20% प्लस 20%, ये और कम हो गया डिस्काउंट, है ना। किसी शॉप पे अगर स्टिकर लगा होगा तो प्रेफर टू गो हियर रेदर देन हियर। सर ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट, है ना। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5%, दैट मीन्स ओवरऑल जो है जो वैल्यू होगी वो 0.95 इंटू 0.95, ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी, विच इज 9 इंटू 10 इज 90.25, है ना। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपको डिस्काउंट मिला दैट इज 9.87% डिस्काउंट आपको मिला है, 75%। सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10%, यहाँ पर तो 9.75 है और यहाँ पर 10 है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मैक्सिमम डिस्काउंट, तो ये ज्यादा आ रहा है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8% एंड 2%, ये और कम हो जाएगा, मतलब ये कम है। इसमें अगर मुझसे पूछेंगे तो बिगेस्ट इज दिस, सेकंड बिगेस्ट इज दिस, थर्ड बिगेस्ट इज मतलब स्मॉलेस्ट, है ना। सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पर है, सेकंड नंबर पे यहाँ पर है, और थर्ड नंबर पे यहाँ पर है। सर अगर हम ये जैसे 6896 पे डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं, अगर सर मतलब इसको मैं 200 या 100 रुपीज पे भी अप्लाई करूंगा तो वो तो सेम ही रहेगा ना रेट? सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर ये तो नंबर तो वैसे ही दिया है, मैंने तो इसको कंसीडर भी नहीं किया, मैं तो टोटल डिस्काउंट देख रहा हूँ। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट में ये याद रहेगा आपको। ठीक है, डिस्काउंट जितना तोड़ेंगे और जितना इक्वली तोड़ेंगे डिस्काउंट उतना कम होता चला जाएगा। ओके, विच वन? सर 23। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर डिस्काउंट का जो अरेंजमेंट है 8% और 2% की जगह इसको इन्वर्स कर दें तो क्या डिस्काउंट मिलने में फर्क आएगा? नहीं, दैट इज सेम। 8% प्लस 2% डिस्काउंट इज सेम एज 2% प्लस 8% डिस्काउंट। ओवरऑल समझिए आप, जो वैल्यू हो जाएगी न्यू वैल्यू, 8% डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू विल बिकम 0.92 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। 2% दिया तो 0.98 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सेम एज 0.98 इंटू 0.92। ठीक है, so next Saturday I'll keep a class, है ना, and we'll see कि कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं होती है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में, और सारे जितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो 1 या 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है। हाँ जी, विच वन? फर्स्ट 20 क्वेश्चन में बता दो पहले, फर्स्ट 20 में। हाँ जी बोलो अनिया। सर मुझे तो 86 में था। 86, चलो पहले वही ले लेते हैं ना। सर एक बार 23 ले लो। 23 ये वाला बेटा? यस सर। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ बेटा 3 की कौन सी पावर्स हैं जिनमें जो है डिफरेंस 18 का आता है? सर 20 3, 9, 27 and 27 minus है ना? 9 तो this has to be nothing but 27 is equals to 9 plus 18 plus 18। अब ये वैल्यू 9 होनी चाहिए, दैट मीन्स m कितना होना चाहिए? 9 रेज़ टू पावर m है तो m जो है वो 2 होना चाहिए। m को 2 यहाँ डालेंगे तो 5 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 4 इज 25 स्क्वायर। दिस इज द आंसर। 625। ओके सर। ठीक है, आप प्रॉपर अब आप एक्सपोनेंट 24 लगा के सर। करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। 24th, Q and R are cycling race along a circular track of 450 meter. If speed of Q is 36, speed of P is 54 meter per second. After how much time will they both meet again at the straight point? Starting point, sorry. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपका मैं आपको ये बताया हुआ है
स्टार्टिंग में, बट आई टेल दिस अगेन. यहाँ पर बेटा A जा रहा है एंड दिस इज योर B इज गोइंग. ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 450 मीटर्स. अगर A और B आपस में कोप्राइम है, दैट मीन्स A की स्पीड लेट्स से 17 मीटर पर सेकेंड है और B की स्पीड है 11 मीटर पर सेकेंड. अगर A और B कोप्राइम है, दे विल ऑलवेज मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आफ्टर 450 सेकेंड्स. है ना, सुनने में अमेजिंग लग रहा है ना, ऐसे कैसे कुछ भी स्पीड ले लो, है ना, बट है ये फैक्ट है. ठीक है, डेरिवेशन आई विल टेल यू. हाँ जी सर आफ्टर 450 सेकंड्स कैसे आया, तो आप बोलो तो फिर मैं ये छोड़ के आपको फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाना शुरू कर देता हूँ. पढ़ इसका लें एक टाइम स्पीड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस. ना. हाँ, मैं फॉर्मूला ही बता रहा हूँ आपको, पहले फॉर्मूला सीख लो, फिर लास्ट में हम डेरिवेशन देखेंगे इसके ना, क्यों होता है कैसे होता है. फॉर्मूला क्या है कि अगर A और B की स्पीड आपस में कोप्राइम है ना, इफ द स्पीड्स आर कोप्राइम, देन बोथ ऑफ देम विल मीट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन. दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जो है दे विल मीट अगेन एट 450 सेकेंड्स. दोनों वापस जो है 450 सेकेंड्स पे मीट करेंगे. ठीक है जी. और सर अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे होंगे तो तब भी 450 सेकंड में मीट करेंगे. हाँ जी. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट, अब क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, if speed this after how much time will they both meet again at the starting point. तो यहाँ पर तो हमारा इसका आंसर 450 सेकंड्स होगा ना. नहीं ओके होगा. सर, नहीं होगा ना, क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है. बिकॉज these are not कोप्राइम. अगर कोप्राइम नहीं है तो हमारा आंसर होगा 450 अपॉन HCF से डिवाइड कर HCF. देंगे. 18. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा HCF कितना है, 36 एंड 54 है ये, है ना. B की स्पीड है 36 मीटर पर सेकेंड, A की स्पीड है 54 मीटर पर सेकेंड. इन दोनों का HCF कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड. तो हमारा आंसर हो जाएगा 450 अपॉन 18. ठीक है, 25. तो ये पहले तो 9 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 25 सेकेंड. ओके सर. ठीक है, आई टेक अप दिस टॉपिक टुडे, है ना, इसका पूरा अच्छे से डिराइव करेंगे क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन में, ऐसा अमेजिंग फैक्ट्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं. बट टाइमिंग आप ये याद कर लें, बस इसी लेवल पे क्वेश्चन आता है कि ये कितने टाइम पर वापस मिलेंगे या वापस मिलने से पहले ये कितनी बार आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, है ना. डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स हाउ मेनी विल बी देयर. ओके, व्हिच वन फर्स्ट 30 में बता दो पहले, है ना, कुछ है अगर सर और डाउट. 26. 26. गुड्डू स्विमिंग स्पीड इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ रिवर. ये तो बहुत किए हमने. ये क्या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला है क्या है. सही रेश. Guddu swimming speed is in still water to the speed of river is 7:1. तो गुड्डू की स्पीड जो है वो, अगर रिवर की स्पीड u है तो गुड्डू की स्पीड 7u है. She swims 4.2 kilometer up to the river in just 14 minutes. How much time will Guddu take to swim 18.4 kilometer down the river? तो भाई 18 u स्पीड से जो है, ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई. इट इज सेइंग दैट 4.2 किलोमीटर अप द रिवर इन 14 मिनट्स, राइट. अप द रिवर में स्पीड u है. ठीक है, तो u आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. डिस्टेंस अपॉन टाइम 14 मिनट्स, दैट इज इनटू दिस मेनी सेकंड्स, है ना. किलोमीटर पर सेकंड हो गया या किलोमीटर पर मिनट हो गया. डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल्स टू u. हाउ मच टाइम विल गुड्डू टेक. 6u नहीं होएगा सर, क्योंकि वो अप द रिवर जा रही है तो फिर. ओह सॉरी 6u. हाँ जी, माय मिस्टेक, है ना. अप द रिवर दिस इज 6u.
ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो u आ गया है, और फिर उसके बाद जो है देन यू आर सेइंग 18.4 किलोमीटर, 18.4 अपॉन टाइम, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 8u, दैट्स इट। दोनों को डिवाइड कर लें, यू विल गेट योर आंसर। ओके 27 और 25। 27 a cistern is filled up, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है सिस्टम में ना। पाइप A and pipe B together in 2.4 hours. Pipe A alone can fill the cistern at the rate of 100 liters per hour. Pipe B alone can fill up at this rate. What is the capacity of the cistern? A cistern is filled up by pipe A and B together in 2.4 hours. A alone can fill up at the rate of 100 liters. A alone can fill up at the rate of this, ये गलत है ना। पाइप ए फिलिंग रेट इज, है ना, ये ऐसा ना चाहिए था। पाइप ए फिलिंग रेट इज दिस 100 लीटर्स पर आवर, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, दोनों मिलके जो है वो 2.4 आवर्स में भरते हैं। पाइप बी अलोन कैन फिल अप द सिस्टम इन 4 आवर्स, ठीक है। अब इसको जो है आप ये मान लें, देखो मैं सिंपल सी अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच बता रहा हूँ, फॉर्मूला छोड़ो, कि भाई 4 आवर्स में जो है पाइप बी जो है अच्छा ये एक मिनट जस्ट अ मिनट, है ना, 1 मिनट। यहाँ पर दोनों का वो दे रखा है ना भाई, आप इसको ऐसे ले लें कि 1 आवर में ना, जैसे आप टाइम एंड वर्क में एवरीथिंग यू ब्रिंग टू 1 डे, तो पाइप एंड सिस्टम में यू ब्रिंग एवरीथिंग टू 1 आवर, ठीक है। इन 1 आवर पाइप ए जो है वो 1/a पार्ट भरेगा, पाइप बी जो है वो 1/b पार्ट भरेगा, और दोनों ने मिलके जो है 1/2.4 पार्ट्स जो है वो फिलअप किया है, ठीक है, इन 1 आवर। तो 1 आवर में ए ने कितना फिलअप किया, दैट इज 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/2.4। तो 1/a जो है वो 1/2.4 माइनस 1/4, ठीक है। सो दिस विल बी, है ना, इसको 10 and 24 ले लेते हैं, तो दिस इज 24 and 10 minus 6, तो दिस इज 4/24 और 1/6। तो ए जो है वो पूरा का पूरा जो है वो 6 घंटे में भर रहा है, और ए की स्पीड गिवन है 100 लीटर्स पर आवर, तो टोटल कैपेसिटी इज 600 लीटर्स। ओके सर। ठीक है जी। सर इसमें 1/a क्यों लेते हैं, 1/a और 1/b? बेटा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम है ना, दे आर इजियर टू सॉल्व इफ यू ब्रिंग द थिंग्स अबाउट जॉब डन इन 1 डे और जॉब डन इन 1 आवर। अगर आप उस पर चीज ले आते हैं तो चीज इजी हो जाती है। यहाँ पर इस चीज को समझें, दोनों मिलके 2.4 आवर्स में भर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों मिलके जो है 1 आवर में 1/2.4 पार्ट्स को भर रहे हैं, है ना, एंड देन द थिंग्स बिकम्स इजियर टू सॉल्व। ओके सर। दैट्स इट, हो गया ये। चलो 85 पे आ जाते हैं ना। सर 32 we were discussing। ठीक है, इसके बाद L, Pebo and Marshall shared the driving on a 1500 mile trip. Which of the three drove greater distance on the trip? ठीक है, ये डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, तो which of the three drove the greater distance on the trip? So L drove 1 hour longer than Pablo, but 1 hour less than Marsh. Marsh drove for 1 hour less than number of hours L and Pab together drove. भाई यहाँ पर जो है इनकी स्पीड तो कुछ गिवन ही नहीं है, सिर्फ टाइम गिवन है कि भाई ये इतने टाइम के लिए ड्राइव किया, उसने इतने टाइम के लिए ड्राइव किया, बट किस स्पीड पे ड्राइव किया वो तो सब गिवन ही नहीं है ना। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं मिला भी दूं तो भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनसफिशिएंट। स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट।
देखो डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? तो फर्स्ट वाला नहीं होगा कि बी मतलब एल ड्रॉप 1 आवर लॉन्गर देन पाब्लो, Yes, sir. तो सब पी है हो मार्शा, भाई मार्शा ने ड्रॉ फॉर 1 hour लेस देन द नंबर ऑफ आवर्स एल एंड पेवेलो टुगेदर ड्रॉ, ठीक है। सो मार्शा ने मेरे ख्याल से एल एंड पेवेलो दोनों से मिलाकर जो है ज्यादा ड्राइव किया, घंटे ज्यादा आवर्स के लिए ड्राइव किया है। बट मार्शा जो है वो इज वेरी स्केयर्ड ऑफ ड्राइविंग, वो 10 किलोमीटर पर आवर पे ड्राइव कर रहा था, और बाकी दोनों जो है they were ड्राइविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड तो गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कौन कितने घंटे के लिए ड्राइव कर रहा था बस। तो आई कैन नॉट फाइंड द who has traveled the greatest distance, who has traveled for greatest time, that I can find maybe, है ना, but greatest distance no. If x is equals to half and y is equals to 1 is a solution of this. आपको ये बताना है is this a solution, है ना, सिर्फ इतना बताना है आपको। तो यहाँ पर ना आप लोग एक तो जो गलती करते हैं वो इस सब चीज को समझे कि ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये बताना है कि डाटा सफिशिएंट है या नहीं टू गेट द आंसर। आंसर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना x इक्वल्स टू हाफ, if x equals to half and y equals to 1, if x equals to half, then इसको then ले लेना, then y equals to 1 is a solution of this, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यूज डालें, वैल्यूज डाल के आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन है या नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सफिशिएंट है। पर सर y की वैल्यू तो +-1 आ रही थी फर्स्ट वाले में। बट y इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन है या नहीं है। y की 50,000 और वैल्यूज होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि x को हाफ डालेंगे और y को 1 डालेंगे तो क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं है। सर बट +-1 तो ये कह रहे हैं ना कि y की वैल्यू 1 हो भी सकती है और y की वैल्यू 1 नहीं भी हो सकती, तो फिर तो नॉट भाई मैंने बोला x² - 3x, ठीक है, and +2 = 0. Is x equals to 2 a solution for the equation or not? क्या बोलोगे आप, है ना। x की वैल्यू 1 जो है वो भी एक सॉल्यूशन है, होने दो, ठीक है। बट यहाँ पर ये चीज तो है ना कि x equals to half and y equals to 1 is the solution. x equals to half and y equals to -1 is the second solution. x equals to 3 and y equals to 10 is the third solution. But question is x equals to half and y equals to 10 a solution? ठीक है। तो डाटा सफिशिएंसी में अगर है तब भी सफिशिएंट है डाटा बताने के लिए, और नहीं है तब भी डाटा सफिशिएंट है बताने के लिए। हमें तो ये बताना है या नहीं है, बस बात खत्म। तो हमेशा इस केस में हमेशा हमें आंसर थोड़ी ना निकालना है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर होता व्हाट इज कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर होता ना, क्वेश्चन ऐसे होता, अगर क्वेश्चन यहाँ पर होता x इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू, then if x equals to this, then value of, then to find value of y, ठीक है। x given है, then to find value of y. तो is first statement sufficient? No, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। उस केस में नो बोलते कि जहां में x हाफ गिवन है और y जो है वो हमें फाइंड करना है,
So is first equation sufficient to find the value of y? No, it is not sufficient because we are getting two values of y, and we, as per question, we need to find the unique value of y. So it's not sufficient to find the value of y. But यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If x equals to half and y equals to 1 is a solution or not, है ना? क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, but data is sufficient. Any of the statement can be used. ठीक है? Okay, if p and n are positive integers, p is greater than n. What is remainder when p square minus n square is divided by 15? Remainder when p plus n is divided by 5 is 1, p minus n is divided by 3 is 1. So यहाँ पर ना बेटा, अगर ये यहाँ पर कुछ 5 होता ना तब तो हम वर्कआउट कर लेते। अब यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, पी स्क्वायर माइनस एन, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से, और 15 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर होगा? तो पी स्क्वायर माइनस एन जो है वो पी प्लस एन है इंटू पी माइनस एन है। पी प्लस एन को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है, तो ये हमारा हो गया 5k प्लस 1। पी माइनस एन को डिवाइड किया 3 से तो रिमाइंडर 1 है, तो ये हो गया हमारा 5 लेट्स से m प्लस 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ गया 15km प्लस 5k प्लस 3m प्लस 1। अब यहाँ k और m की वैल्यू जैसे जैसे आप डालेंगे वेरी करेगी, तो ये आपका जो रिमाइंडर है ये वेरी करेगा। 15 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर होगा, वी डोंट नो, इट विल कीप ऑन वेरिंग। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर इट। अदरवाइज आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज अज्यूम करके भी देख सकते हैं कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। ओके ठीक है, सर ये वर्ड वाले में जिसमें इन अ सर्टेन कोड वाले क्वेश्चंस में वो कैसे पता चलता है? एक बार पहले ये इन अ सर्टेन कोड, ये वाला यस देख लेंगे एक बार, है ना। पहले 88, हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स आर ग्रेटर देन द इंटीजर x एंड लेस देन द इंटीजर y। ठीक है, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स आर ग्रेटर देन x एंड लेस देन इंटीजर y। तो x और y के बीच में बेसिकली कितने ऑड इंटीजर हैं यही आपको पता करना है। तो देयर आर 12 इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन x एंड लेस देन y। देयर आर 24 इंटीजर्स ग्रेटर देन x एंड लेस देन y। देखो अगर 24 इंटीजर्स हैं x और y के बीच में, अब ये फर्क नहीं पड़ता कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। 24 इंटीजर्स हैं तो इसमें से 12 तो ऑड होंगे और 12 जो है वो इवन होंगे। तो x और y के बीच में कितने ऑड इंटीजर हैं, 12 हैं। तो स्टेटमेंट 2 तो सफिशिएंट है। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो देयर आर 12 इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन x एंड लेस देन y। वो बोल रहा है x और y के बीच में 12 इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं। ऑड कितने हैं आई कैन नॉट से, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि x के जस्ट बाद ऑड नंबर शुरू है या इवन है, और y से जस्ट पहले इवन खत्म हो रहा है या ऑड खत्म हो रहा है ना। अगर 12 इवन नंबर है तो हमारे पास ये हो सकता है x फिर इवन शुरू हो गया है, फिर ऑड, इवन, ऑड, और ऐसे करके ये इवन y। इस केस में देयर विल बी 11 ऑड नंबर्स, है ना। और अगर ये यहाँ पर ऐसे शुरू हुआ x ऑड इवन एंड टिल ऑड इवन y, तो यहाँ पर 12 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। और ये अगर शुरू हुआ x ऑड इवन अप टू ऑड इवन ऑड, तो यहाँ पर हमारे पास 13 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो x और y के बीच में सिर्फ इवन नंबर गिवन है, आई कांट फाइंड हाउ मेनी ऑड आर देयर, बट टोटल नंबर्स गिवन है। ऑफ कोर्स हाफ ऑफ देम विल बी ऑड, हाफ ऑफ देम विल बी इवन। सो बट सेकंड स्टेटमेंट में भी तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑड से स्टार्ट, इवन से स्टार्ट। अगर ऑड से स्टार्ट है तो इवन पे खत्म होगा, इवन से स्टार्ट है तो ऑड पे खत्म होगा। सोचो ना, 24 नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे।
है ना। ओके अगर यहाँ पर उसने बोला होता 23 इंटीजर्स, है ना, तब हम नहीं बोल सकते थे, है ना। 23 इंटीजर्स इन बिटवीन है, मतलब उसमें जो है 11 ऑड हो सकते हैं, 12 इवन, है ना, उसमें वेरी कर सकता है कॉम्बिनेशन। फिर उसमें हम कंबाइंड स्टेटमेंट देखते हैं। कंबाइन में वो बोल रहा है कि 12 इवन है, टोटल 23 है, हाँ जी, फिर हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि 23 इंटीजर में 12 इवन है तो बाकी 11 ऑड हो गए। फिर बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है जी, करें टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लें। अच्छा, कोई एक सिद्धांत, आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 32। What is the remainder when 4 raised to power 99 is divided by 7? तो रिमाइंडर में बेटा आप ये चीज ध्यान रखें कि देखो ये नंबर है हमारे पास, उसकी पावर x है, डिवाइडेड बाय मैंने 7 किया मान लो, है ना। तो जो नंबर डिवाइडेड बाय 7 है एग्जैक्टली वही रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब ये है कि 9 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना होता है बेटा? 2। हाउ अबाउट 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7, अब रिमाइंडर कितना होगा? दैट रिमाइंडर विल बी 2 इंटू 2, रिमाइंडर विल बी 4। समझ में आ रहा है? अब ये Yes. क्यों है, लॉजिक क्या है इसका? ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर 9 कर दिया तो यहाँ पर इंटू 2 और हो जाएगा। लॉजिक क्या है, 9 जो है 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो 9 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 7x प्लस 2, ऐसे करके लिख सकता हूँ। दूसरे 9 को, उसको भी मैं 7x प्लस 2 लिख रहा हूँ, तीसरे 9 को भी 7x प्लस 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पर सारे नंबर जो आप ओपन करेंगे तो हर नंबर जो है वो एक 7 का मल्टीपल होगा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट कांस्टेंट टर्म विदाउट x वाली, है ना। वो विदाउट x वाली टर्म क्या होगी जो 7 का मल्टीपल नहीं होगा? दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सो व्हेन आई एम सेइंग 9 रेज़ टू पावर सर x, नहीं समझ आया। हाँ सुन लो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, 8 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या होगा? तो आप सिंपल बोलेंगे 8 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 1, सो माय आंसर विल बी 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ अपॉन 7। जो इसका रिमाइंडर होगा, दोनों रिमाइंडर सेम होंगे, है ना, दोनों रिमाइंडर सेम होंगे, ये बोलेंगे आप। यस और ये सर। रिमाइंडर कितना है? ये 1 है। अगर मैंने पूछा रिमाइंडर 9 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 7, तो 9 को 7 से डिवाइड करें, आंसर इज 2, so that will be same as remainder 2 raised to power 10 by 7, है ना। अब 2 को आप कैसे लिखेंगे? यू विल राइट 2 as 4 raised to power 5 by 7, है ना। अब 4 को कैसे लिखेंगे? सो यू विल राइट रिमाइंडर, आप इसको या तो मल्टीप्लाई करके देख लें ना, या फिर आप इसको लिख लें 4 इंटू 16 बाय 7, है ना। 4 by 7 रिमाइंडर इज 4, 16 by 7 रिमाइंडर इज 2, 16 by 7 रिमाइंडर इज 2। दिस अगेन बिकम्स रिमाइंडर 16 by 7, तो 16 by 7 रिमाइंडर इज 2। ओके सर। ठीक है, अगर मैंने सर पूछा रिमाइंडर, एक मिनट, रिमाइंडर 3 रेज़ टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 4, बेटा 3 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर कितना होता है? 3 3, या फिर और वी कैन से दैट रिमाइंडर इज -1, है ना। सो दिस इज सेम एज रिमाइंडर -1 रेज़ टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 1। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? रिमाइंडर 4 रेज़ टू पावर कितना था भाई? 4 रेज़ टू पावर 99 99 डिवाइडेड बाय 7, 4 रेज़ टू पावर 99 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब आप इसको जैसे चाहे वैसे प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। लेट मी से आई विल टेक इट एज रिमाइंडर 4 रेज़ टू पावर 99, है ना। सो इसको मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर 98, है ना। और या फिर अगर मैं देखूं 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, बताओ? 64 64,
और वो 7 के बहुत क्लोज दिख रहा है, isn't it? Yeah, 63. Can I say this is 64 raised to power 33 upon 7? And 64 by 7 remainder is 1. समझ में आया? सर मेरे को लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ आया। ये 64 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आता है? यस सर 1/1। तो बस मैंने 64 को 1 से रिप्लेस कर दिया। भाई रिमाइंडर फाइंड करना है, हमें इसकी वैल्यू थोड़ा ना फाइंड करनी है। जैसे मेरे को 1/7 वाला नहीं समझ आया, इसके भी अगला स्टेप। इससे अगला स्टेप बेटा 1 की पावर 33 कितना होता है? 1। तो 1 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना हुआ? ओके सर 1। दैट्स आंसर, है ना? और आप जैसे मर्जी प्रोसीड करो, है ना? दिस होल्ड्स ट्रू। आप मान लो यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं, दिस इज रिमाइंडर 4 डिवाइडेड बाय 7 इज -3 -3 रेज टू पावर 33, सॉरी -3 रेज टू पावर 99। ठीक है, अब 3 की पावर 2 इज 9 एंड पावर 3 इज 27। मैं देख रहा हूँ 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 28, है ना? तो रिमाइंडर मेरे को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज बाय 7। तो यहाँ पर पहले मैं माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, माइनस की पावर 99 विल बिकम माइनस, है ना? तो दिस इज सेम एज रिमाइंडर 3 रेज टू पावर 99 बाय 7। दिस इज रिमाइंडर 27 रेज टू पावर 33 बाय 7। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं 27 को 7 से डिवाइड किया कितना रिमाइंडर आएगा? 6 और -1 है ना? तो दिस इज माइनस ऑफ रिमाइंडर -1/7। नाउ दिस माइनस एंड माइनस दिस विल गेट कैंसल्ड, 1/7 रिमाइंडर इज 1। थोड़ा ट्राई करना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? ये ओनली थिंग इज सीबीएसई का पार्ट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपने जो लिखा 3 रेज टू पावर 99/7 एंड देन सर 27/7 रेज टू पावर 33, so सर वो 96 नहीं होना चाहिए? 27 रेज टू पावर 96। ओके, दिस इज योर 3 रेज टू पावर 3 इंटू 33, है ना बेटा? तो या तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं दोनों में बता देता हूँ आपको, दिस इज 3 रेज टू पावर 99 जो है, दिस इज 3 रेज टू पावर 3 प्लस 96, so this will be 3 raised to power 3 into 3 raised to power 96, है ना? और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो this is 3 raised to power 3 raised to power 33, so this is 27 raised to power 33. Yes sir. ठीक है, हर क्वेश्चन में जो है ना बहुत सारी लर्निंग छुपी हुई है। डन, और कोई डाउट है इसमें? सर क्वेश्चन 94 मैथ्स पढ़ लेते हैं ना, ये मैथ वेट का थोड़ा सा रहने देंगे, देख लेते हैं 94 क्या है। A clock chimes per hour on every hour and chimes once at every quarter of the hour. A blind man enters the room and hears chimes 1. What is the longest duration he has to wait to ascertain the correct time? भाई अगर क्लॉक एक बार चाइम करेगी तो इसका मतलब है कि टाइम जो है वो क्वार्टर्स में है, मतलब ना टाइम जो है वो 2:15 हो सकता है, या 2:30 या 2:45। 3 o'clock वो 3 बार चाइम करेगी, 2 o'clock वो 2 बार चाइम करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? नाउ इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ही हैज टू वेट टू असर्टेन द करेक्ट टाइम। तो करेक्ट टाइम पता करने के लिए उसको कितनी देर वेट करना पड़ सकता है? तो सर देखो 12 o'clock के बाद, 1 मिनट बस है ना, 12 o'clock के बाद जब क्लॉक चाइम कर रही है तो 12:15 पर 1 चाइम, 12:30 पर 1 चाइम, 12:45 पर 1, 1 o'clock पर 1, 1:15, 1:30, 1:45, ये सारी चाइम्स हो गई ना, इतनी सारी, है ना? अगर उसने जो है लॉन्गेस्ट कितना वेट करना पड़ सकता है भाई, उसने अगर जो है वो 4 चाइम सुनी है ना, तो दैट ब्लाइंड पर्सन इज नॉट श्योर कि फर्स्ट चाइम जो है वो यहाँ पर थी या यहाँ पर थी।
है ना, हर केस में जो है 4 chimes he could hear. ठीक है, so longest he would have to wait is कि अगर उसको ये सारी chimes अगर सुनाई दे रही हैं, है ना, यहाँ तक भी अगर उसको ये भी सुनाई दी है 6 chime, then also he is not sure कि पहली chime 12:15 वाली थी या 12:30 वाली थी, क्योंकि 12:30 के केस में भी उसको 6 single chimes सुनाई देंगी, तो he has to hear 7 single chimes. अब वो 7 single chimes जो है वो कहाँ से कहाँ तक हैं, those are from 12:15 से लेकर 1:45 तक, तो that makes it 1.5 hour. ठीक है सर उसे 2 o'clock तक नहीं सुननी पड़ेगी क्योंकि 2 o'clock पे 2 बार चाइम बजेगी। नहीं, जब उसको भाई वो मैथमेटिशियन समझदार है ना, जब उसने 7 चाइम सुन ली तो उसको पता है 8 चाइम जो है वो डबल चाइम ही होगी 100%, क्योंकि 8 कॉन्टिन्यूअस सिंगल चाइम्स तो पॉसिबल ही नहीं है। 7 सिंगल चाइम्स का मतलब ही 1:45 हो गया टाइम। यस गलती नहीं है। ठीक है जी। सर पर 1 o'clock पे भी तो डबल होगी, तो अब भी तो पता चल जाएगा। 1 o'clock पर सिंगल होगी ना बेटा सर अच्छा टाइम ओके एज पर आवर्स ऑन एवरी आवर। 2 o'clock पर डबल होगी, 1 o'clock पे सिंगल रहेगी। ओके सर। सर एक बार 96 to 100 वाले जो क्वेश्चंस थे वो करवा दीजिए। सर 96 to 100 बेटा ये तो टाइम लेगा ना, आज का टॉपिक ही हमारा कुछ और है। आप एक बार इसको वापस ट्राई करें, सो आई विल अरेंज वन मोर क्लास जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसे, या फिर ओके सभी को सर। इश्यूज है तो ये ले लेते हैं बेटा। सर किसी ने हैंड रेज ही नहीं किया है। चलो जी, एक ये वाला क्वेश्चन ना सभी का गलत है, 95th का ना, मेरे को ध्यान नहीं किसी एक स्टूडेंट का सही है, बाकी सभी का गलत है। द ट्रेन C leaves Pune for Bombay at 8 a.m. Another train D leaves Bombay for Pune at 9 a.m. at double the speed of train C. The distance between Bombay and Pune is 500 km. Which train will be closer to Bombay when they will be crossing each other? भाई जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हैं, इसका क्या मतलब है कि दोनों सेम पॉइंट पर हैं, सेम लोकेशन पर है। अब उसके बाद दोनों सेम पॉइंट सेम लोकेशन पर है, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी ट्रेन जो है वो क्लोजर टू बॉम्बे है। बॉम्बे से क्लोज कौन सी ट्रेन होगी भाई? ये बॉम्बे ये पुणे, और दोनों ट्रेन यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बॉम्बे। बट सर ट्रेन का जो स्पीड होगा तो वो जब तक वो आएगा तब तक दूसरा ट्रेन। चलो पहली दूसरी वाली ट्रेन जो है ज्यादा फास्ट थी, तो वो दोनों यहाँ मिल लेंगे आपस में, बट जब आपस में मिल रहे हैं उस टाइम पर तो दोनों सेम डिस्टेंस पर है ना। ओके सर ये ट्रिकी क्वेश्चन है। सर मैंने सी करा था। सर मैंने भी सी कर दिया था। सर मैंने भी सी करा था। सर पता नहीं क्यों सर मेरे को क्वेश्चन 2 मिनट मैं पढ़ के समझ रहा था कि एक दूसरे क्वेश्चन ही की पूछा। सर नहीं सर, मैं 2 मिनट सोचा था जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे क्वेश्चन ही की पूछा, एक जगह नहीं होंगी है। मैंने बड़े ध्यान से प्री मार्क करके छोड़ दिया। ओके, नहीं sometimes questions are very easy है ना, just to see the presence of mind। Sorry sir, what was the answer for that? both will be equidistant। भाई जब क्रॉस कर रहे हैं तो एक ही जगह पर है ना, तो equidistant है। Okay sir, I did that one only। ओके फिर मैं चेक करता हूँ ना किस किस का ठीक था। चलो जी, ओके एक क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स सी हु इज आंसरिंग इट। सो भाई द्वारका और सीपी के बीच में, ठीक है, यू हैव गॉट मेट्रो ट्रेन्स आर रनिंग एंड दे आर रनिंग एवरी 2 मिनट्स, है ना, हर 2 मिनट पे एक मेट्रो ट्रेन आती है सीपी से द्वारका, और द्वारका से सीपी के लिए भी 2 मिनट्स में एक ट्रेन आती है
है ना, सेम टाइम पर आती हैं प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो अगर द्वारका से सीपी की जो जर्नी है वो 1 आवर की है, ठीक है। अब ट्रेन पर जो है ना ट्रेन नंबर्स भी लिखे हुए हैं, सीक्वेंस वाइज नंबर लिखे हुए हैं, तो या फिर नंबर छोड़े, मैं यहाँ पर जो है द्वारका में सीपी जाने के लिए मैं ट्रेन में बैठा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू सीपी। उसी टाइम पर एक ट्रेन यहाँ पर पक्का आई होगी, है ना। नाउ आई सेट इन द ट्रेन एट 9 o'clock and I reached CP at 10 o'clock, and in between the journey you have to find how many metro trains crossed me। मुझे कितनी मेट्रो ट्रेन्स ने टोटल, how many metro trains I met, क्रॉस छोड़े कितनी ट्रेन्स को मैं मिला, that you have to tell me। तो ट्रेन सीपी से द्वारका भी जा रही है? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है ना। एवरी 2 मिनट्स हर, मतलब द्वारका वाले प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेन आ रही हैं हर 2 मिनट में। एक ट्रेन जो है वो सीपी टू द्वारका की है और एक द्वारका टू सीपी वाली है। नाउ I boarded the train at 9 o'clock. Of course, there was one train at the station. I reached the CP at 10 o'clock, and that time also one train was there. So in total, how many trains I met in this journey? हाँ जी, अभिराज रॉन्ग, जिगीशा रॉन्ग, निष्ठा रॉन्ग, अंगद क्लोज बट रॉन्ग। सर क्या सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं। अभिराज इट्स मोर रॉन्ग नाउ, वेदांत रॉन्ग, अंगद रॉन्ग, आरुष रॉन्ग, सिद्धांत रॉन्ग, रियाना रॉन्ग। चलो जी, रेडी फॉर इट? यस। बहुत इजी सॉल्यूशन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 9 o'clock वाली ट्रेन आई द्वारका पे, ये सीपी से कितने बजे चली थी? 8 o'clock। 8 बजे। 8 o'clock। 8 बजे। ये 8 o'clock चली, उसके बाद जो है 8:02 वाली, वो इसी के पीछे होगी ना कहीं पर, 8:04 वाली जो सीपी से 8:04 पर चली। ये सारी ट्रेन यहाँ पर मुझे मिली होंगी। जब मुझे भाई 8 बजे वाली ट्रेन मिली है जो सीपी से 8 बजे चली, और मुझे 10 बजे वाली ट्रेन भी मिल रही है जो सीपी पे 10 बजे खड़ी थी, तो इनके बीच वाली जो ट्रेन है वो सारी ट्रेन मुझे मिली होंगी। कौन सी ट्रेन? जो सीपी से 8 बजे चली और उसके बाद जो सीपी पे 8:02 पर आई, 4 मिनट पर आई, है ना, सो ऑन टिल 10 o'clock वाली ट्रेन। I met all those trains which were at CP from 8 o'clock till 10 o'clock। ठीक है, हर घंटे में 30 trains are there, ना, every 2 minutes one train is there, but यहाँ पर ends are inclusive, so my answer will be 30 plus 30, है ना, 8 to 9 30 trains, 9 to 10 30 trains plus 1, because both the ends are inclusive, so my answer is 61। अच्छा 8। अच्छा सर मैंने जो द्वारका वाली जिसमें हमने बोर्ड किया था मैंने उसी पे इंक्लूड कर दिया था। मेरा 62 आ गया था फिर। ओके, गुड वन, बट योर वाज, मैंने इसका सर रिवर्स लिख दिया था। हाँ जी, चलो जी, है ना, लेट्स डू TSD।
When a train reduces its speed to 4/5, it reaches its destination 20 minutes late. Find actual time required to reach destination. तो चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिद्धांत आपका गलत है बेटा। हाँ जी, वेदांत करेक्ट, निष्ठा रॉन्ग। चलो जी, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, है ना। नॉट वन सॉल्यूशन है ना, विल डिस्कस मे बी 2 और 3 सॉल्यूशंस, और वहां पर जो देन यू हैव टू जज विच वन यू फील इज द बेटर वे ऑफ सॉल्विंग इट। तो पहला तो सिंपल फॉर्मूला की वे में करेंगे। हमारे पास 2 केस गिवन है, दोनों केस में डिस्टेंस सेम था, तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो यूजुअल अगर स्पीड है तो वो यूजुअल टाइम पे पहुंच रहा है, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, बट नाउ द स्पीड इज 4/5, है ना। स्पीड, नई स्पीड जो है वो 4/5 है, और नया टाइम इज 20 मिनट्स लेट, मीन्स वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लिए उसने। यस। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम आएगा, टाइम किस में आएगा, मिनट्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मिनट्स में ही रखा हुआ है, ठीक है। एस से एस आपका कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो यू आर गेटिंग दैट 5t is equals to 4t plus 80 and t is equals to 80 minutes. ठीक है। सेकेंड वे आप यहाँ पर समझें कि मेरा डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड गिवन है बेटा, है ना। तो मेरा डिस्टेंस कितना है, मेरा डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब इस चीज को समझो, अगर स्पीड मैंने इंक्रीज कर दी तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर स्पीड मैंने 4/5 टाइम्स की है, तो इसका मतलब है टाइम हैज टू बिकम 5/4 टाइम्स, ताकि इवेंचुअली मेरे पास बच वही जाए, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज टोटल डिस्टेंस। यू आर फॉलोइंग दिस? इफ स्पीड बिकम्स 4/5 टाइम्स, देन द टाइम हैज टू बिकम 5/4 टाइम्स। अब 5 टाइम हमारा बढ़ के 5/4 हो गया है, ओरिजिनल टी था, तो टाइम कितना इंक्रीज हुआ बेटा, टी से 5/4 टी हो गया है, तो टाइम हैज इंक्रीज्ड बाय 1/4 टी, बट क्वेश्चन तो बोल रहा है 20 मिनट्स, दैट मीन्स माय ओरिजिनल टाइम इज 80 मिनट्स। सही, दोबारा से समझा देंगे? हाँ जी, I'll take a question in this, है ना। Find speed of 7 with speed of 7 km per hour and 8 km per hour. A person reaches 6 minutes late and 9 minutes early respectively to his office. Find the speed required to reach office in the right time. ठीक है, सही टाइम पे ऑफिस पहुंचने के लिए उसको कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है। मैं वही एग्जांपल लेकर आपको सॉल्व करूंगा, पहले आप एक बार अपने एंड पर ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। ठीक है, रेडी? देखें एक बार इसे, आप मुझे Yes. बताएंगे स्पीड जो है वो कितना टाइम्स हो गई,
7 किलोमीटर पर आवर से जब वो 8 किलोमीटर पर आवर हुई तो स्पीड कितना टाइम्स हो गई? 8/7 8/7। अगर स्पीड जो है वो बेटा 8/7 टाइम्स हो गई है तो इसका मतलब है टाइम टेकन कितना हो गया होगा? 7/8 टाइम्स। अगर टाइम 7/8 टाइम्स हो गया इसका मतलब कितना कम टाइम लगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना, तो टाइम जो है वो 7/8t हो गया। इसका मतलब है कितना कम लगा? 1/8t टाइम कम लगा। ठीक है, उस 1/8t टाइम की वजह से जो है टोटल टाइम जो कम लग रहा है वो कितना है? 6 + 9 दैट इज 15 मिनट्स कम लगा उसे। तो 1/8t इज इक्वल टू 15। ये t क्या है? t जो है ये 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो टाइम है। तो t कितना आ गया हमारा? t आ गया 120 मिनट्स। ये 120 मिनट्स किसका आया? ये 120 मिनट्स हमारा विद स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आया है। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम हमारा कितना लगना चाहिए था? नॉर्मल टाइम इज 114 मिनट्स। नहीं, शायद ज़्यादा हो गया है ना। पहले ओरिजिनल वाले को फिर से देखते हैं एक बार इसको ना, ऊपर से निकल रही हैं चीज़ें कुछ। देखो, अगर मैं बेटा अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे टाइम कम लगेगा। ठीक है, लेट्स से आई हैव इंक्रीज्ड माय स्पीड टू 2 टाइम्स। अगर मैंने स्पीड 2 टाइम्स कर दिया है तो भाई स्पीड डबल तो टाइम आधा। ये क्लियर है आपको? और ये चीज हर रेशो के लिए है। इफ आई एम मेकिंग माई स्पीड, मैं स्पीड इंक्रीज कर दी है अपनी, आई मेड इट लेट्स से 7/5 टाइम्स। अगर स्पीड मैंने 7/5 टाइम्स कर दी है तो फॉर सेम डेस्टिनेशन सेम डिस्टेंस कवर करने में मुझे जो टाइम है वो 5/7t लगेगा। 5/7t का मतलब है मुझे जो टाइम कम लगेगा, अब मुझे 2/7t इतना टाइम कम लगेगा। तो अगर वो बोल रहा है कि वो ही रीच द ऑफिस 20 मिनट्स अर्ली, तो इतना टाइम जो आपको कम लगा, तो वो बोल रहा है कि जो कम लगा है टाइम वो 20 मिनट्स है भाई। अगर ये टाइम 20 मिनट्स है तो टी जो है वो आपका 70 मिनट्स आ गया। 70 मिनट्स मीन्स ओरिजिनल टाइम विच वॉज रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस इज 70 मिनट्स। तो जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्पीड आपकी इंक्रीज करती है m/n टाइम्स तो टाइम आपका डिक्रीज करेगा n/m टाइम्स। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, अगर स्पीड m/n टाइम्स हो जाती है तो टाइम विल बिकम n/m टाइम्स। सर सेकंड स्टेप में 2/7 कैसे आया? सेकंड पे 2/7t कैसे आया? भाई ये यहाँ पर जो है इसको आप देखें ना कि यूजुअल जो है वो t लगता है और अब 5/7t लग रहा है, तो कितना कम लगा? तो इसको माइनस करेंगे तो 2/7t कम लगा। ओके सर। है ना, 1 जो है वो आप नॉर्मल फ्रैक्शन में 1 इज द नॉर्मल टाइम, 5/7 तो मीन्स 2/7 कम है। अगर 6/5 है दैट मीन्स 1/5 ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये पार्ट? यस सर। यस सर। सर एक और क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना बाद में तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। इसी में ना एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो रेशियो की फॉर्म में हम लेते हैं कि स्पीड जो है वो मैं यूज नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक बार जब मैं बताऊंगा यू विल फील कि तेरी ये तो अच्छा है, बट ये कॉन्सेप्ट है जो विच आई प्रेफर टू यूज इज इजियर, है ना। इफ स्पीड, अगर स्पीड बेटा आपकी 4:5 हो गई है रेशियो में, अगर स्पीड 4:5 है, ठीक है, तो टाइम विल बिकम, स्पीड जो है वो पहले 4 थी अब 5 है एक तरीके से, है ना, देन टाइम विल बिकम इन रेशियो ऑफ 5:4। टाइम जो पहले 5 था अब 4 हो जाएगा। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? यस। अगर पहले 5 मिनट्स था तो अब कितना लग रहा है? 4 मिनट। ये टाइम कितना रिड्यूस हुआ? 1 मिनट से।
टाइम हैज रिड्यूस्ड बाय 1 मिनट, एक मिनट, डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेट, टाइम हैज इंक्रीज ना, तो हम ये क्या ले रहे हैं, इट हैज बिकम 4/5, भाई ये उल्टा ले लिया हमने, ठीक है। मैं वही सोच रहा था हाँ कि जी हाँ जी, मैं तो कंफ्यूज हो रहा था। पहले 5 थी, अब 4 हो गई है ना, 4/5 हो गई है, वो रिड्यूस हो गई है, तो टाइम जो पहले 4 लग रहा था वो अब 5 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो अगर टाइम पहले 4 था अब 5 मिनट्स लग रहा है, तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है बेटा, अब 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है ना। और सर वो 1 मिनट यहाँ पर 20। बोल रहा है कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा का मतलब क्या, आप सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। पहले 80 मिनट्स लग रहा था, अब 100 मिनट्स लग रहा है। अरे सेम ही तो मेथड है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग कर दिया है। उसको हमने रेशियो की फॉर्म में कर लिया है, ठीक है। बट आई ऑलवेज प्रेफर टू दिस, इफ टाइम इज बिकमिंग 3/4, if speed is becoming 3/4, then time will become 4/3, बस इतना सा याद रखें, आगे अपने आप ही वो चीजें यूज होती चली जाएंगी। if speed is increased by 30%, स्पीड 30% इंक्रीज हो गई है, मैन रीचेज ऑफिस 30 मिनट्स अर्ली, if speed reduces by 30%, then man will reach office how many minutes late। लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद इसके नीचे सॉल्यूशन प्रॉपर वे में लिखेंगे ताकि बाद में रिवीजन आराम से हो सके। तो थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है, अब देखो स्पीड इंक्रीज बाय 30%, तो स्पीड इंक्रीज बाय 30% मीन्स अब वो स्पीड जो है अगर ओरिजिनली 100 थी तो अब 130 हो गई है ना। दैट मीन्स द स्पीड हैज बिकम 13/10 टाइम्स। अगर स्पीड 13/10 हो गई है तो टाइम कितना हो गया बेटा, तो इनवर्स 10/13 है ना, रेसिप्रोकल है ना। तो अब टाइम कितना कम लगा, 3/13 लेस। बट ये गिवन कितना है, कितना कम लगा, 30 मिनट्स, 30 मिनट तो दिस इज इक्वेट इक्वल कर टू 30 मिनट्स, तो टी कितना आ गया आपका 130 मिनट्स, 30। है ना, ये यूजुअल टाइम है ना आपका। एग्रीड एग्रीड। अब इसके बाद देखो, स्पीड रिड्यूसेस बाय 30%, अगर स्पीड आपकी बेटा 30% रिड्यूस हो गई है तो दैट हैज बिकम 7/10, तो टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स टाइम कितना लगेगा अब आपको, टाइम विल बी 10/7, बट टी तो आपको गिवन ही है, तो 10/7 इंटू 130, so this is the time that will take। ठीक है जी, यस सर। इसको सॉल्व कर लेना आप। सर हाँ जी, क्या हम लोग ये क्वेश्चंस टाइम और स्पीड की कोई वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हैं क्या? नहीं, आप समझे ना, इवेंचुअली यू आर गेटिंग अ फिक्स टाइम निकालना है आपको, आप एज्यूम करके कैसे करेंगे, नहीं कर सकते थे। ओके सर। आगे एक और मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, उससे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हाउ मच लेट है ना, हाउ मच लेट, तो यहाँ पर दिस विल बी 1300/7 माइनस 130, ठीक है। So this will be 130 into 3/7, 390/7 minutes।
Abhiraj is saying, sir, do we have to note these question? Not these question, only this question, है ना? सिर्फ इस क्वेश्चन को नोट कर लें. एक क्वेश्चन किया आपने, नोट बहुत है, उसके बाद प्रैक्टिस इज व्हाट विल बी रिक्वायर्ड. हो गया बेटा, कॉपीड? Yes. When Can you show the solution for that again? Okay. when speed is in AP, time is in HP and vice versa. तो इसमें वाइस वर्सा का क्या मतलब होगा? That is when time is in AP, speed has to be in HP. सर HP क्या है? बता रहा हूँ. AP को उल्टा. सर 1/AP. हाँ जी, रेसिप्रोकल AP में. हाँ जी, क्वेश्चन के साथ ही करते हैं इसको, ठीक है. A always leaves office at a certain time. When he travels at 15 km per hour, he reaches at 9 o'clock. Speed and time. When he travels at 10 km per hour, he reaches at 11 o'clock. वो किस स्पीड से ट्रेवल करे कि वो 10 o'clock ऑफिस पहुंच जाए? क्वेश्चन देख लें. क्वेश्चन क्लियर है आपको? Yes sir. ठीक है. अगर वो ऑफिस 9 o'clock पहुंचा है, लेट्स से वो अपने घर से निकला है 5 o'clock या 7 o'clock, तो बेसिकली यहाँ पर उसने जो टाइम ट्रेवल किया, ट्रेवलिंग टाइम उसका t था, यहाँ पर t+1 था, यहाँ पर ट्रेवलिंग टाइम t+2 था. तो ये जो टोटल ट्रेवलिंग टाइम है, ये किस फॉर्म में है? ये AP में है. अगर टाइम इज इन AP, देन द स्पीड इज इन HP. स्पीड इज इन HP का मतलब है कि स्पीड का जो रेसिप्रोकल है वो AP में होगा. दैट मीन्स 1/15, 1/x, 1/10 इज इन AP. AP में क्या होता है? AP में 2B = AC होता है ना, ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? 2/x इज इक्वल टू A+C, है ना. This is 1/10 plus 1/15. So this is 2/x is 15 plus 10/10 into 50, and x is 2 into 10 into 50 upon 10 plus 15. इसको अगर आप सॉल्व सर वो करें, 15 नहीं होगा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. दिस इज कमिंग एज 12. ठीक है. तो इसको आप कर लें हार्मोनिक मीन, है ना, इसी को आप ले लें. दिस इज 2AB अपॉन A+B. तो वो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा. सर इस क्वेश्चन को भी नोट करना. स्नैपशॉट खींच लो. ठीक है, डन. यस. ये फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं? हाँ जी, फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा. मतलब ऐसे फॉर्मूला नहीं पूछते कभी भी ना एग्जाम में. सर एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें
difference in time into speed 1 into speed 2 by difference in speed. भाई इतने खतरनाक फॉर्मूला मेरे को याद ही नहीं रहते। आगे करें। If ABC starts from the same place and travel in the same direction at this speed, B starts 2 hours after A. If B and C overtake A at the same instant, find how many hours after A did C start. तो ये ना यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसको भी आप कर लें। ये कॉमनली यूज्ड हार्मोनिक मीन है क्वेश्चंस में। मींस 3, 4, 5 हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक सीरीज है। 3, 4, 6 are in harmonic progression, 10, 12, 15 are in harmonic progression plus their multiples, हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP होता है ना, HP plus their multiples। तो 3, 4, 6 अगर हार्मोनिक उसमें है तो यहाँ पर 30, 40, 60 ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, है ना। अब समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि B starts 2 hours after A। पहले A ने जर्नी शुरू की, उसके 2 घंटे के बाद B ने जर्नी शुरू की, उसके कुछ टाइम बाद C ने जर्नी शुरू की। A is moving at 30 km per hour, B at 40 km per hour and C at 60 km per hour। और तीनों एक ही पॉइंट पर मिले A, B and C। तो क्वेश्चन ये है कि अगर B ने 2 आवर्स के बाद जर्नी शुरू की थी तो C ने कितने आवर्स के बाद जर्नी शुरू की। ठीक है, A ने स्पीड क्या है A की बेटा, A की स्पीड है 30, टाइम क्या है A ने टाइम लिया T आवर्स। B की स्पीड है 40, टाइम लिया T - 2 आवर्स। C की स्पीड है 60। अब ये देखेंगे 30, 40, 60 दिस इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दिस हैज टू बी इन AP। तो C कितना टाइम लेगा T - 4 and C started journey 2 hours after B। That means how many hours after AC started? Answer is 4 hours। ठीक है जी। अंगद का प्रोबेबिलिटी का डाउट है, छोटा सा डाउट है, ले लेते हैं। अंगद कह रहा है कि सर 2 बच्चे हैं फैमिली में एंड वन ऑफ देम इज अ बॉय, 2 kids and one of them is a boy, what's the probability that the other kid is also a boy? Is it 1/3 or 1/2? हाँ जी भैया, आप सब क्या बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए? वो कह रहा है एक बॉय के साथ तो बॉय गर्ल, बॉय बॉय एंड गर्ल बॉय, है ना। तो 1/2 नहीं होगा हाँ सर, मैं तो जो कि पूछ रहा हूँ आप लोगों से 1/3 या 1/2? सर 1/2। 1/2। बेटा ये डिपेंड करता है कि ये जो 1 किड ये बॉय है, ये आपको कैसे पता चला है। अगर आपने अपने फ्रेंड को देखा है उसके पास वो 1 बॉय के साथ घूम रहा है, पता है कि उसके 2 किड्स हैं, देन द अदर किड इज बॉय, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ मतलब इट्स it depends upon कि how you know that one boy is there। अगर आप बेटा एक पार्टी में गए, वो पार्टी जो है किसके लिए थी, उन फैमिलीज के लिए थी जिनके 2 किड्स हैं एंड दे हैव एटलीस्ट 1 बॉय, उन सब फैमिलीज के लिए पार्टी थी और उसमें आपको आपका फ्रेंड मिल गया। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज हैविंग 2 बॉयज, इन दैट केस इट विल बी, आप जब अपने फ्रेंड से मिले तो ये तो कंफर्म है ना कि उसके पास 1 बॉय है,
बट वहां पर when you are asking, then the probability that the friend is having the second kid also a boy, that is 1/3. उस केस में प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाती है। ओके सर, तो बेसिकली कि जो दूसरा बच्चा है वो बड़ा है छोटा है उसकी वजह से 1/3 हो जाता है। भाई हाँ, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है ना, बच्चे को देखा ही नहीं है हमने, तो वहां पर बहुत सारे वो हो गए ना कि सारे ही आ रहे हैं वहां पर जिनके 2 बॉयज हैं, बॉय गर्ल हैं या गर्ल बॉय हैं, ठीक है, तो इसलिए वहां पर 1/3 हो जाए। ओके सर। ओके, सर इसका आंसर क्या है? इसका नहीं सर, पिछले वाले का, वो जो क्वेश्चन था स्पीड वाला। इसका आंसर 4 आवर्स, ठीक है ना? ओके सर। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करें एंड सेंड मी द आंसर ऑन चैट बॉक्स। A tunnel XY is 800 meters long. एक बार चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, फिर आप सॉल्व करें। तो भाई ये एक टनल है, टनल की लेंथ 800 मीटर्स है, ठीक है, और ये कैट जो है यहाँ पर 300 मीटर्स पे बैठी हुई है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 500 मीटर्स। कैट ये ट्रेन को देख लेती है, ठीक है, अगर कैट इस एंड की तरफ मूव करती है देन कैट एंड ट्रेन मीट ईच अदर, कैट जस्ट मैनेज टू एस्केप। और कैट अगर दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है देन कैट एंड ट्रेन मीट हियर, कैट जस्ट मैनेज टू एस्केप। फाइंड द डिस्टेंस डी, आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। सर साइन कन्वेंशन लगता है क्या इसमें? नहीं, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होना बोल रहा हूँ। चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। जब हम बेटा फॉर्मूले की बात करते हैं ना, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। 50% क्वेश्चंस में कोई एक चीज जो है ना वो कांस्टेंट होती है, या तो दोनों पार्टीज जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, या दोनों सेम स्पीड पे कर रही हैं, दोनों सेम टाइम के लिए कर रही हैं। यूजुअली इट इज कि डिस्टेंस सेम होता है या फिर टाइम सेम होता है ना, यूजुअली ये रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब दोनों यहाँ पर ऐसे डिस्टेंस कवर कर रहे थे तो क्या चीज सेम है बेटा? टाइम। टाइम सेम है। टाइम सेम है तो यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या आ रहा है? टाइम जो है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो ट्रेन की रेशियो है, ट्रेन में जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, दिस इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कैट अपॉन स्पीड ऑफ कैट। मानते हैं इस चीज को? यस सर। और दूसरी जर्नी में क्या चीज सेम है, जब ट्रेन ने ये डिस्टेंस किया और कैट ने ये किया? सर उसमें भी टाइम सेम है। उसमें भी टाइम सेम है ना? तो जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वाज डिस्टेंस अपॉन 800 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन is equals to distance by the cat upon speed of cat। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें 3 वेरिएबल आ गए और इक्वेशन तो 2 हैं। हाँ सर। सर मेरा भी ये सोचो, इक्वेशन फंस जाता है हर बार। मुझे फाइंड तो डी करना है, मुझे एस टी और एस सी थोड़ा फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर जो रेशियो आ रही है स्पीड ऑफ कैट अपॉन स्पीड ऑफ टाइम स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज कमिंग 300 बाई डी, और यहाँ जो रेशियो आ रही है स्पीड ऑफ कैट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज 500 अपॉन डी प्लस 800। तो सर दोनों को इक्वेट कर देंगे क्या? बस बिल्कुल। ठीक है, हमने स्पीड की रेशियोज को इक्वेट कर दिया बस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इजी वे है बेटा। इजी वे इज, आप मुझे बताएं कि जब कैट इधर भागना शुरू हुई तो ट्रेन यहाँ से यहाँ पे आ रही है। जब ट्रेन जो है इस पॉइंट पर पहुंची है तो कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 300 मीटर, है ना? क्योंकि भाई जब कैट इधर 300 कर रही है तब ट्रेन यहाँ पहुंची थी, तो कैट दूसरी साइड जा रही है तो दूसरी साइड भी कैट ने 300 किया होगा। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 300 मीटर। अब बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कैट का कितना बचा? 200 मीटर। 200 मीटर। तो जब कैट ने 200 मीटर किया है तो ट्रेन ने कितना किया? 800, है ना? जब cat did 200 then the train did 800, and when cat did 300 meters then train did 1200 meters, so D is nothing but 1200। नहीं समझा। नहीं आया समझे? नो। I'll make a video of it and post it। ठीक है, 800 प्लस D क्यों नहीं हुआ? 800 प्लस D नहीं, फिर से देखो, मैं बता देता हूँ आराम से। देखो, ये हमारा टनल है और ये हमारी ट्रेन है और ये कैट है। ठीक है, ये तो आप सभी को क्लियर हो गया कि जब कैट ने 300 मीटर किया तब उस टाइम में ट्रेन जो है वो हमारी वो यहाँ तक पहुंच चुकी थी। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। उसके बाद जब कैट ने रिमेनिंग कितना डिस्टेंस किया, ये वाला 200 मीटर। जब कैट ने 200 मीटर किया तो ट्रेन जो है वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई ना, दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? लेंथ ऑफ द टनल 800 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो भाई दोनों की स्पीड तो कांस्टेंट है ना। अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब है कि जब कैट 300 मीटर कर रही है, ठीक है, उस टाइम पर ट्रेन जिसने डी मीटर किया वो एक्चुअली कितना होना चाहिए? 200 पर 800 है तो 300 मीटर पे कितना होगा? 800 बाई 200 इंटू 300, दैट इज 1200 मीटर। दैट मीन्स ट्रेन डिड 1200 मीटर। ठीक है जी? सर नहीं समझ आया। अच्छा, कौन सा वाला पार्ट बताओ बेटा?
ये 200 यहाँ तक 200 तक क्लियर है आपको? ये भी क्लियर नहीं है? नहीं सर। ओके, ये वाला पार्ट यहाँ तक? हाँ सर, क्वेश्चन तो क्लियर है और उसके आगे देखो, हाँ। पहला डाटा ये था, ये डाटा क्लियर है? यस सर। कैट 300 कर रही है, कैट 300 मीटर कर रही है, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कर रही है? डी। ठीक है, और कैट जब 500 मीटर करेगी, कैट जब 500 मीटर डिस्टेंस कर रही है तो ट्रेन कितना कर रही है? डी प्लस 800। ये वाला तो क्लियर है ना आपको? यस सर, ये क्लियर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको जो बोल रहा हूँ है ना, इस चीज को आप भूल जाए। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ये कि जब कैट 300 कर रही है तो 300, अब मैं अब दूसरी साइड करवा रहा हूँ कैट को। कैट ने जब ये वाला 300 मीटर किया तो ट्रेन ने डी मीटर किया, तो ट्रेन यहाँ पर आ गई। यहाँ तक ठीक है? अब कैट के पास ये रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बचा कवर करने के लिए, बताओ? 200 मीटर। 200 मीटर। तो अब रेस वापस शुरू हो गई। यहाँ पर हमारी ट्रेन है और यहाँ पर हमारी कैट है। तो जब कैट 200 कर रही है तो ट्रेन ने कितना किया? 800 मीटर। 800 मीटर। दोनों की स्पीड रेशो क्या है? 1:4। दैट मीन्स जब कैट 300 करेगी तो ट्रेन कितना करेगी? 1200। तो डी कितना हो गया? 1200। ठीक है सर। ओके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ना, सभी थके हारे से बैठे हुए हैं। नो। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट है। ए और बी ने अपनी जर्नी जो है दे स्टार्टेड एट सर्टेन टाइम, किसी टाइम पर शुरू की, और उसके बाद जो है दे मेट ईच अदर एट 9:30 पर दोनों एक दूसरे को मिले। बी जो है वो इधर आ रहा था, ए जो है वो, लेट्स से दिस इज ए जो है वो इस साइड जा रहा था, है ना। फिर बी एंड ए while moving they met each other at 9:30। ठीक है, B जो है he reached the destination of A after 16 minutes and A reached the destination of B after 36 minutes. Find at what time they started their journey together. पर क्या उन दोनों में से किसी एक स्पीड कुछ गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है। और ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पर फिर एक फॉर्मूला भी आएगा, वो फॉर्मूला आपका टाइम एंड वर्क में भी यूज होगा। सो आई कीप दिस क्वेश्चन एज होमवर्क के लिए रख लें, और मंडे को जब क्लास नॉर्मल क्लास शुरू होगी तो उसके स्टार्टिंग में आई टेल यू, या फिर अभी कर लें इसे, बोलो कैसे करना है? सर अभी बता दो। सर मुझे ट्राई करना है। सर अभी बता दो। अभी बता दें? अच्छा, रात को नींद नहीं आएगी ना? यस सर, नहीं। अब ये बताओ कि ए ने जो है इस जर्नी में अगर टाइम टी लिया, टी मिनट्स, तो बी ने इस जर्नी में कितना टाइम लिया बेटा? टी मिनट्स। दोनों ने सेम टाइम पे जर्नी शुरू की थी, है ना। दिस इज टी मिनट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ ए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन स्पीड ऑफ बी, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी की बात कर रहा हूं, ए टू सी, सिर्फ ए टू सी।
ठीक है, फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी के हिसाब से मेरे पास स्पीड ए अपॉन स्पीड बी ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग एज टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए, और यू कैन से दैट इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड एंड टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी आर अवेयर ऑफ इट। या फिर डिस्टेंस को कंपेयर कर लें, स्पीड ए इंटू टाइम ए इज इक्वल टू स्पीड बी इंटू टाइम बी। ठीक है, तो फिर रेशियो आ गई हमारे पास। अब ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल है बेटा, टी बी इज 16 मिनट्स, टी ए इज टी मिनट्स, और यही रेशियो आप बी टू सी की जर्नी के लिए निकालें। बी टू सी की जर्नी में एस सी अपॉन एस बी, दिस इज नथिंग बट 36, नॉट 36, टी बी अपॉन टी ए, दैट इज टी अपॉन 36। तो आपके पास दोनों को कंपेयर करेंगे, स्पीड की रेशियो तो सेम रहेगी, स्पीड कांस्टेंट थी, तो 16 by t is equals to t by 36. So t is square root of 16 into 36. ठीक है, so that is 4 into 6, 24 minutes. तो जर्नी कब शुरू की, 1 मिनट है ना, जर्नी स्टार्टेड 9:06 at 9:06। सर ए टू सी के जर्नी के लिए हमने दोनों की स्पीड की रेशियो कैसे निकाल ली? ए टू सी, ए ने जो है वो तो टी मिनट्स में किया, और बी ने जो है वो 16 मिनट्स में, तो गिवन था हमें। ओके सर। दोनों ने अलग अलग टाइम पर किया, दैट आई एग्री, बट डिस्टेंस तो सेम कवर किया और सेम स्पीड से कवर किया, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको हमने कंपेयर कर लिया है। यस सर। सर ये दोबारा से समझा देंगे? हाँ जी, तो यहाँ पर ना आप फॉर्मूला लिख लेना, t इज रूट ऑफ टी ए इंटू टी बी, और ये फॉर्मूला जो है टाइम एंड वर्क जब करेंगे ना नेक्स्ट सैटरडे को, तो उसमें आई यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क कुछ क्वेश्चंस में सेम है ना। यहाँ पर भी बंदा जब डिस्टेंस कवर कर रहा है, ही इज डूइंग अ वर्क, सर्टेन वर्क टू कवर द डिस्टेंस। तो पर्सन ने 24 मीटर्स कवर किया या 24 उसने बास्केट्स बनाए, यू कैन टेक देम एज सेम। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड की रेशियोज कंपेयर किए हैं बेटा, बस, है ना। ये हमारा ए था, ये सी था, ये बी था, तो यहाँ से यहाँ तक ए ने जो जाने में टाइम लिया वो t मिनट्स, और यहाँ से यहाँ पर जो उसने टाइम लिया वो 36 मिनट्स। सेम जर्नी के लिए बी ने ये लिया t मिनट्स एंड रिमेनिंग इट हैज टेकन 16 मिनट्स। ठीक है, तो जो स्पीड की रेशियो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ टाइम। तो टाइम की रेशियो जो है वो 16 by t is equals to t by 36. This is ratio of speed of A upon speed of B. ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे को हम थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेस के क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन we'll take simple interest, compound interest, all that we'll take. सिंपल इंटरेस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई गिव यू अ सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, मनी बिकम 4 times in 4 years, so money will become 40 times in how many years? And answer is not 40 years, है ना। सॉल्व करें इसे, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। दोबारा बोले, क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दो। सर इसमें पी कुछ भी अज्यूम कर सकते? हाँ, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। सर आंसर 30 है सर। आंसर ये देखना पड़ेगा, दिस इज
3 into ना तो इसमें p कुछ भी ले सकते हो और रेट सेम होगा। बताऊं सॉल्यूशन? यस यस पहले ट्राई तो करो, चलो ट्राई करो, है ना। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब लेट्स सी इफ एनीवन कैन फाइंड। सर 52 years। वाओ दक्ष, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। सर कैसे आएगा आंसर ये कैसे आएगा? ओके सो भाई मनी हमारी पी से कितनी बनी ये बताओ। 4p। अब इंटरेस्ट कितना अर्न किया मैंने? 3p। 3p। इन हाउ मेनी इयर्स? 4 years। 4 years। ठीक है, अब यहाँ पर 40 टाइम्स मुझे बनाना है, तो पी से मुझे कितना बनाना है? 40p। मुझे कितना इंटरेस्ट चाहिए? 39p। 3p के लिए 4 years, तो 39p के लिए 4 into 39 by 3 years, है ना, that is 52 years। सर ये कोई रेशियो प्रपोर्शन है क्या? रेशियो प्रोपोर्शन तो नहीं है, बट ये लीनियर है ना। आपका जो इंटरेस्ट अर्नड है दैट इज लीनियर, कि भाई अगर आप 4 साल में जो है वो 3p कमा रहे हैं, तो हर 4 साल में वो 3p इंटरेस्ट मिलेगा ना। दैट इज व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके सर। ठीक है, तो यूजुअली स्टूडेंट गिव आंसर एज 40 years व्हिच इज नॉट ट्रू। चलो जी, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट। गुड नाइट Thank you, सर, थैंक sir. यू सर। Good night, Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट।